2026 के रिपब्लिक डे के समारोह पर जो कल भारत के अंदर यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ द स्टेट्स इंस्टीट्यूशनल लेवल वाले जो चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं, आज भारत में 25 जनवरी को उनका स्वागत करते हुए भारत ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यूरोपियन यूनियन को दिया है कि हमारे रिश्ते अब आपके साथ एक अलग लेवल पर चले गए हैं। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और भारत के लिए यूरोपियन यूनियन की महत्वता क्या है। कल 26 जनवरी के दिन भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगी कि जो यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स आए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या कम्युनिकेट होता है डिप्लोमेटिक डेप्थ में, उसको कल हम एनालाइज करके उस पर्टिकुलर विषय पे वीडियो कल शाम को लाएंगे। और परसों 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन करने जा रहे हैं। वो डील क्या है, उस डील का क्या महत्व है, उसकी वीडियो इन डिटेल्ड एक एनालिसिस करके परसों शाम को लाएंगे। अब आज देखते हैं सबसे पहले कि दोनों देशों को आफ्टर ऑल इंगेज करने की आवश्यकता क्या हुई और क्यों। भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते अगर मॉडर्न टाइम्स में देखे जाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये डेवलप हुए हैं 1990s से। 1990s में जब भारत की इकोनॉमी ने एक लिबरल टर्न लिया और भारत की इकोनॉमी एक ग्लोबल एक्टर बनी, उस दौरान ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के रिश्ते पहली बात तो डेवलप होने चालू हुए। 1994 में भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेवल पर एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत भारत के जितने भी फॉरेन पॉलिसी के इंस्टीट्यूशंस थे, इसके साथ साथ जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर वो इंस्टीट्यूशंस थे, एक फॉर्मल डायलॉग दोनों के बीच में खुला। 1994 से ये चलता हुआ डायलॉग 2004 में इवेंचुअली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों ने कुछ नए डायमेंशंस ऐड किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन पॉलिटिकल लेवल पर था। दोनों देशों ने ये चीज़ को अग्री किया कि हमें एक पॉलिटिकल लेवल पर कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल लेवल पर कंसेंसस सबसे पहले तो दोनों देशों की वैल्यूज़ को लेकर बना। सबसे पहली वैल्यू जो थी वो ये थी कि किस तरीके से मल्टीलैटरलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों ही विश्वास रखते हैं। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि यूरोपियन यूनियन और भारत जो है एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाहते थे। इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर के तहत उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस की सेंट्रलिटी हो। यूएन जिस प्रकार का एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर चला रही है, वो चीज़ भारत भी मानती है और यूरोपियन यूनियन भी मानता है। तो दोनों ने 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद इस चीज़ के ऊपर एक डीप लेवल का कंसेंसस बिठाया। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि यूरोपियन यूनियन ने ये बात बोली कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्योंकि पावर सेंट्रिक नहीं है, कोई पावर अजर्शंस नहीं करने, हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉर्म ड्रिवन है। नॉर्म ड्रिवन का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं, ग्लोबल वैल्यूज़ हैं, उन पे भरोसा जताते हुए हम इंगेज करें। तो भारत ने भी 2004 से लेकर 2014 तक जितना इंगेजमेंट यूरोपियन यूनियन से किया, उसमें कोई पावर अजर्शन या पावर एम्बिशन को शो नहीं किया, बल्कि उस दौरान तक उसने भी एक नॉर्म ड्रिवन रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर और यूनाइटेड नेशंस की सेंट्रलिटी को रखते हुए एक एंगेजमेंट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ एक्सप्लोर करा। बट एक सिंपल लैंग्वेज में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2014 तक यूरोपियन यूनियन के और भारत के रिश्ते बड़े फॉर्मल थे। इस फॉर्मल रिलेशनशिप में किसी प्रकार के कोई मल्टीपल लेवल पर डेप्थ नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं, जिसकी वजह से खमियाजा उसका भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों पर भी आया। सबसे पहली चीज़ ये बदली कि चाइना ने 2014 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के तहत चाइना ने अपना जितना भी सरप्लस प्रोड्यूस किया हुआ था उसको यूरोप में और अन्य विश्व की कंट्रीज़ में डंप करने की कोशिश करी। दूसरा, 2014 में यूक्रेन और रशिया के बीच में भी एक लड़ाई चालू हुई।
इस लड़ाई का 2015-16 में सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस देखने को ये मिला कि रशिया ने यूक्रेन के नीचे क्राइमिया के रीजन को पहली बात तो ऑक्यूपाई कर लिया। इस रीजन को ऑक्यूपाई करने के बाद और ये प्रकार की गतिविधियां जब यूरोप के बैकड्रॉप में चल रही थी कि एक जगह पर जहां चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस बन रहा था और दूसरी जगह जहां पर रशिया पावर पॉलिटिक्स कर रहा था, इस चीज को लेकर यूरोपियन यूनियन में एक रीअसेसमेंट होने लगा। यूरोप को यह लगने लगा कि हमें इस मोमेंट पर ना ही चाइना से कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ानी है और ना ही हमें रशिया पे इस प्रकार की कोई डिपेंडेंसी रखनी है जो हमारे बैकयार्ड में आकर पावर पॉलिटिक्स करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब यूरोपियन यूनियन ने एक लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट स्टेट को ढूंढने की कोशिश करी तो सबसे पहला स्टेट उसके मन में जो आया वो था भारत, क्योंकि भारत यहाँ पर पहली बात तो किसी भी तरीके से ना ही कोई इकोनॉमिक डोमिनेंस और ना ही कोई पावर पॉलिटिक्स करना चाहता था। भारत का गेम सिंपल था। इस कॉन्टेक्स्ट में जब भारत को यहाँ पर उन्होंने दोबारा से एक पॉजिटिव नज़रिए से नए तरीके से देखने की कोशिश करी तो इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस 2015 में एक हाई लेवल के पॉलिटिकल समिट डायलॉग पर देखने को मिला। दोनों देशों ने पॉलिटिकल सीरियसनेस दिखाते हुए सबसे पहले तो एक चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि हम एक फॉर्मल पॉलिटिकल डायलॉग फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर शुरू करने की कोशिश करते हैं। एक जगह पर जब ये चीज़ हुई उस दौरान भारत ने सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को एक पॉइंट जताया क्लियर कट तरीके से कि देखिए, हम अगर आपसे इंगेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप क्योंकि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हो, आप क्योंकि नॉर्म ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हो, तो हमारा उद्देश्य आपके साथ ये है कि आप किसी भी तरीके से पहली बात तो हमारे एंगेजमेंट विद रशिया के बीच में आप कोई टिप्पणी नहीं देंगे। हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि हम रशिया के साथ कैसे एंगेज करें। कुछ यूरोपियन यूनियन के प्लेयर्स को ये चीज़ नहीं भाई, वो क्योंकि जो अमेरिकन एजेंडा के साथ इंटरलिंक्ड थे, वो चाहते थे कि नहीं, भारत को अमेरिका सेंट्रिक नीति ही अपनानी चाहिए, रशिया को आइसोलेट करना चाहिए। पर लार्जर यूरोपियन यूनियन को ये मैसेज क्लियरली समझ भी आया कि नहीं, भारत के पास अपनी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है जिसके तहत वो भारत आज की डेट में रशिया के साथ जैसे मर्जी एंगेज करना चाहे, वो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम पहली बात तो उसके पास होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि एक नंबर पर रशिया भारत और यूरोपियन यूनियन के पहली बात तो एक इरिटेंट बनकर डेफिनेटली रहा। दूसरा, चाइना के इकोनॉमिक डोमिनेंस से जैसे जैसे 2014 के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद यूरोप दिन प्रतिदिन परेशान होता जा रहा था, वो उसके भी सोल्यूशन को एक जगह पर ढूंढ रहा था और दूसरी जगह उसका ऑब्जेक्टिव था ढूंढने का कि कैसे भारत को रशिया के साथ जो ओवर डिपेंडेंसी है उसका काम कम करा जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में जो 2014-15 से पॉलिटिकल डायलॉग्स भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में चल रहे थे, उसमें भारत का प्रिंसिपल फोकस यूरोपियन यूनियन के साथ इस चीज़ पे एंगेज करने का रहता था कि अगर आप चाहते हैं कि हम रशिया से मान लीजिए किसी प्रकार का कोई एंगेजमेंट यहाँ पर ना रखें, तो आप हमें ये चीज़ बताइए कि रशिया जो हमें चीज़ें देता है वो आप कैसे सप्लाई कर पाएंगे। इसमें ऑयल एंड गैस एक था। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने बोला कि क्यों ना हम आपके साथ मिलकर एक क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को चैंपियन करें। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, तो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि क्यों ना हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनका खरीद फरोख्त आप इंडिविजुअल कंट्रीज जैसे कि फ्रांस हो गया एक जगह पर या जर्मनी हो गया दूसरी जगह पर, आप उनसे एक्सप्लोर करें। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखी गई। लेकिन दूसरी जगह पर सबसे बड़ा जो यूरोपियन यूनियन के लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो था चाइना। और जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन चाइना से डीकपल और डी रिस्क करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका का जिस प्रकार से हेजेमोनिक बिहेवियर था, इस हेजेमोनिक बिहेवियर में यूरोप और परेशान होता गया। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड, एक ऐसी टेरिटरी जो डेनमार्क की है, उसको फोर्सेबली और इलीगली ऑक्यूपाई करने की बातें वो डोनाल्ड ट्रंप करता आया है। वो अलग बात है कि डेवोस के समिट के बाद उसने ये बातें करना अब अलग तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि डेवोस और खास करके वहाँ पर जो ग्रीनलैंड की चर्चा उसने अभी तक की थी, रियलिटी ये है कि वो ग्रीनलैंड सिर्फ एक कवर इशू था। उसका रियल गेम तो जो अनफोल्ड होने वाला है वो डीगो गार्शिया में होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गेम प्लान यहाँ पर सिंपल था।
अमेरिका का इस रवैया को देखने के बाद यूरोपियन यूनियन को 2024-25 तक की अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि देखिए हमारे लिए हेडेक रशिया उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि रशिया जो है वो अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हमारे लिए चाइना उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि चाइना रशिया की स्पेस को यूरोप में काटना चाहता है। हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे अपने आप को अमेरिका की इस स्फीयर से, अमेरिका के इस स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस से यूरोप को बचा पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में पिछले लगभग 4-5 सालों से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण लेयर जिस पे चर्चा की गई है वो है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक लेयर। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक लेयर में सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है, इंक्रीमेंटल है। मैंने ये शब्द का प्रयोग इस कारण से किया क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन जो है वो आज की डेट में ये देख रहे हैं कि अगर हमें भारत के साथ क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात करनी है, ट्रेड क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेके करना है, ट्रेड अगर हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर करना है, तो ये सारी चीज़ें एक ही तरीके से भारत के साथ पहुंच पाएंगी, और वो है मैरीटाइम लेवल पे। इस रीज़न से आप देखिए कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो भारत और रशिया, भारत और अमेरिका, भारत और इजराइल जैसा नहीं है। वो डिफेंस रिलेशनशिप यहाँ पर आज की डेट में मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म डायलॉग, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंडो पैसिफिक को लेकर है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पर बड़ी क्लियर हैं। पहला, आज यूरोपियन यूनियन को ये बात पता है क्योंकि एक मैरीटाइम लेवल पर ही हमें भारत के साथ क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट का ट्रेड करना है, या फिर कल को ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स का भी ट्रेड, जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो कि परसों साइन होने वाली है उसके तहत भी हमें करना है। तो मैरीटाइम एरिया एक कोर डोमेन ऑफ एक्शन यहाँ पर पहली बात तो रहेगा। दूसरा, यूरोपियन यूनियन को ये बात भी पता है कि मैरीटाइम डोमेन ऑफ एक्शन में इंडो पैसिफिक सबसे क्रूशल थिएटर है। अब यूरोपियन यूनियन यहाँ पर यह जानता है कि जो अमेरिका की नीति इंडो पैसिफिक को लेकर है, वो नीति सिर्फ ये है कि वो यहाँ पर अपना दबदबा बनाना चाहता है इस प्रकार से इंडो पैसिफिक में कि कहीं ना कहीं वो चाइना को इंडो पैसिफिक में काउंटर कर पाए। अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आफ्टर ऑल अमेरिका का ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक में ये है कि इंडो पैसिफिक को मिलिटराइज कर दिया जाए, ताकि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस मिलिटराइज्ड इंडो पैसिफिक के तहत अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाकर दूसरों को मूर्ख बनाकर बेच पाए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूरोप का फोकस इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली कोई मिलिट्री डोमिनेंस या ग्लोबल लेवल पर कोई डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक को ग्लोबल सप्लाई चेन के नज़रिए से देखना, तो ये कहना डेफिनेटली गलत नहीं होगा कि यूरोपियन यूनियन और भारत की जो वैल्यूज़ और जो थॉट प्रोसेस इंडो पैसिफिक को लेकर है वो कहीं ना कहीं अलाइन होता आ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में इस अलाइनमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि जिन डायमेंशंस पे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस लेवल की पार्टनरशिप यूरोपियन यूनियन और भारत ने एक्सप्लोर आज की है, इस रिलेशनशिप के अंदर इंडो पैसिफिक की सेंट्रलिटी एक ग्लोबल सप्लाई चेन के नज़रिए से है, ना कि एक ग्लोबल लेवल के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नज़रिए से। क्योंकि यूरोप को ये बात पता है कि अगर मुझे आने वाले समय में मशीनरी हो, केमिकल्स हो, इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के ऑटोमोबाइल्स हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, ये सारी चीज़ें अगर मुझे इंडो पैसिफिक के थ्रू प्रोवाइड करनी है तो इंडो पैसिफिक को यहाँ पर एक कमर्शियल एस्पेक्ट के तहत एक ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेटिक नज़रिए से देखने की आवश्यकता है, ताकि इस एरिया में सबसे पहले ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी तरीके से इस एरिया में कोई मिलिट्री सेंट्रिक गेम ना हो। अब आप एक चीज़ को समझिए कि यूरोपियन यूनियन और भारत ने जो डिफेंस लेवल पर इंडो पैसिफिक को एक कमर्शियल लेवल के स्ट्रेटेजिक एंगल के नज़रिए से देखा है, ये आज की डेट में एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर नया देखने को मिला है। तो एक चीज़ इस डिस्कशन से क्लियर होती आ रही है कि आज जितने भी यूरोप का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर भारत के नज़रिए से देखें तो यूरोप को ये बात पता है कि उसको भारत एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के लिए चाहिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए चाहिए, पूरे के पूरे एशिया में और इंडो पैसिफिक में अपने दबदबा और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए चाहिए। और यहाँ पर भारत भी इसी नज़रिए से यूरोपियन यूनियन के साथ एंगेज करता है कि उसको ये बात पता है
कि मिल बांट कर यूरोपियन यूनियन और भारत एक दूसरे के साथ अगर इस एंगेजमेंट को ध्यान से अनफोल्ड करके देखेंगे तो एक सिंगल लेयर पर कोऑपरेशन की एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट हो, जिस ग्लोबल ऑर्डर के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत यहाँ पर एक रूल बेस्ड गवर्नेंस क्रिएट कर पाए, और वो भी तब जब पूरा विश्व इस मोमेंट पर तंग हो रहा है अमेरिका के डोमिनेंस और उसके कंप्लीट रूल बेस्ड ऑर्डर के डिफायंस और ब्रेकिंग से। तो यहाँ पर जो मैसेजिंग आज प्रोवाइड की गई यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो मैसेजिंग बड़ी क्रूशल है कि यहाँ पर इस मैसेज के तहत एक रूल बेस्ड नॉर्म बेस्ड गवर्नेंस को फिर से अपहोल्ड करते हुए ये विजिट देखी गई है। कल के वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW ने यूरोपियन हेड ऑफ द स्टेट्स जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स भारत में आए हैं, उनका रिपब्लिक डे पर क्या व्यवहार रहा, उनके बिहेवियर के एक एक एस्पेक्ट का क्या एनालिसिस रहा, और उनका ओवरऑल रवैया भारत की RNAW एक बिहेवियरल एनालिसिस के तहत एक इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से कैसे देखती है। धन्यवाद।